हेलो दोस्तों। तमिलनाडु क्लास 12 की एनसीईआरटी का मैं एक और लेक्चर लेके आ गया हूँ। इस सीरीज में हम चैप्टर 9 हमने इस लास्ट क्लास में शुरू करा था, जिसमें हमने बेसिक समझा था फिस्कल फिस्कल एस्पेक्ट का, जो रिलेटेड है गवर्नमेंट से। हमने बजट को इंट्रोड्यूस करवाया था और मैंने कहा था कि टर्म बजट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ हुआ। वहां पे जो टर्म यूज हुआ है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हमने एस्पेक्ट करे थे बजट के, क्या है, एक रेवेन्यू साइड है, एक कैपिटल साइड है। रेवेन्यू साइड को भी हमने दो चीजों में बाइफरकेट कर दिया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल को भी सेम ही करा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या कहा था, वो एक्सपेंडिचर या तो जिससे मेरे एसेट्स क्रिएट हो रहे हो या लाइबिलिटी कम हो रही हो। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है, वो रिसिप्ट या तो जिससे मेरे एसेट्स कम हो रहे हो डिसइन्वेस्टमेंट, या तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही हो बोरोइंग। सेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, वो एक्सपेंडिचर जिससे ना मेरे एसेट्स और लाइबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे गवर्नमेंट स्टाफ की सैलरी देना। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया टैक्स फाइन्स, अगेन जिससे मेरी लाइबिलिटी और एसेट्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये चार हमने चीजें समझी थी। अब इससे आगे चलते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। कंसेप्ट का नाम है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब भी मैंने बताया था, किसी चीज की कमी होना उसको डेफिसिट कहते हैं। नेगेटिव बैलेंस मतलब अगर मेरी इनकम 100 है और मैंने एक्सपेंडिचर 120 करा है, तो 20 मेरा डेफिसिट है। ये 20 मैं कहां से लेके आऊंगा, या तो मैं अपनी सेविंग से लेके आऊंगा या तो मैं किसी से उधार लूंगा, दो ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये डेफिसिट है 20 का। तो सेम जब मैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहा हूं, तो रेवेन्यू डेफिसिट कुछ भी नहीं है, इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। अब एक और बात है, जब मैं कह रहा हूं रेवेन्यू डेफिसिट है, इट्स नॉट गुड फॉर द नेशन। कैसे नहीं है, जैसे अगर मैं बोलूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, वो फिर भी ठीक है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। समझो, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो मतलब आप डे टू डे एक्टिविटीज के लिए अपना ज्यादा खर्चा कर रहे हो, जैसे गवर्नमेंट स्टाफ की एम्प्लॉय की स्टाफ वो देना, सैलरी देना। ठीक है, सैलरी देना। आप अपने जैसे कैंटीन में, अगर पार्लियामेंट की कैंटीन है तो सब्सिडाइज खाने में पैसे देना। ये सारी चीजों पे आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, डे टू डे एक्टिविटीज, ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो। जब आप ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए पैसा खर्च करते हो तो उसका कोई रिटर्न नहीं, उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता फ्यूचर में। लेकिन अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, मान लो आपने आज बहुत खर्चा कर दिया एक नेशनल हाईवे बनाने के लिए या एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो वो आपका एसेट क्रिएट हो रहा है, कल को वो आपको रिटर्न भी देगा। सिंपल सी बात है, हाईवे जा रहे हैं तो टोल भी लगेगा, टोल से पैसा तो कमाएगी, जो बॉन्ड मॉडल होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर रोड में। ठीक है, समझे। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि ये डे टू डे एक्सपेंडिचर है, डे टू डे एक्सपेंडिचर है। अब डे टू डे एक्सपेंडिचर हमें फ्यूचर रिटर्न्स नहीं देगा, और हर चीज जो चलती है वो आरओआई पे चलती है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आपने इन्वेस्ट करा तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अरे अगर स्टाफ कोई पैसे बढ़ाते देते रहोगे अपने स्टाफ को, गवर्नमेंट को, तो क्या रिटर्न में मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, ना तो कोई एसेट थोड़ा क्रिएट हो रहा है आपका, ना लायबिलिटी कुछ कम हो रही है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना बेनिफिशियल नहीं है इकोनॉमी के लिए। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो आप इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हो। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी करा था, चाइना में एक कंसेप्ट होता है कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव कैपिटलिज्म, डिस्ट्रक्टिव इंफ्रा। वो हर 4 से 5 महीने बाद कोई हाईवे या पुल तोड़ देते हैं ताकि दोबारा से बनाए। जब बनाएंगे तो लेबर को एम्प्लॉय करेंगे, तो वेज स्पाइरल का कंसेप्ट आ जाता है कि वेजेस मिलेंगे, अगेन डिमांड ऊपर जाएगी, डिमांड ऊपर जाएगी, फिर प्रोडक्शन ऊपर जाएगी। तो ये सारी चीज होती है जो हमें सीखनी चाहिए चाइना वगैरह से। रेवेन्यू डेफिसिट समझ गए। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट में, जो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स, ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्या मतलब है इसका समझते हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब
टोटल एक्सपेंडिचर में क्या, एक तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर RE प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर CE माइनस टोटल रिसिप्ट में क्या है, कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, ये चीज है। अल्टीमेटली टर्न आउट क्या होता है, मान लो मेरा फिस्कल डेफिसिट जो है वो 17 करोड़ है, 17 करोड़ है, फिस्कल डेफिसिट 17 करोड़ से, जिसमें से एक्सपेंडिचर, जिसमें से आप बोलें अगर मैंने एक्सपेंडिचर जो करा है वो करा है, एक्सपेंडिचर मैंने करा है अभी, टोटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए मैंने करा है 15 करोड़, 15 करोड़, और मेरा रेवेन्यू कितना था, रेवेन्यू था 8 करोड़, 8 करोड़, ठीक है 8 करोड़। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया, फिस्कल डेफिसिट आ गया 7 करोड़। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है, मान लेते, अब बोरोइंग का कंसेप्ट चल रहा है, मान लेते मैं इसमें बोरोइंग इंक्लूड कर देता। बोरोइंग कहां आ रही है, बोरोइंग मेरी कैपिटल रिसिप्ट्स में आ रही है जहां मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। कैपिटल रिसिप्ट में अगर मैं बोरो बढ़ा देता, मतलब मैं खर्चा 15 करोड़ का कर रहा हूं लेकिन मेरी आमदनी 8 करोड़ है, तो बाकी 7 करोड़ अगर मैं बोरो कर लेता प्लस 7 करोड़ में बोरो कर लेता तो ये अमाउंट तो जीरो आ जाता, ये अमाउंट तो जीरो आ जाता, फिस्कल डेफिसिट जीरो आ जाता। ऐसा तो नहीं होता फिस्कल डेफिसिट जीरो हो, फिस्कल डेफिसिट जीरो नहीं है, इसलिए मैं एक्सक्लूड करता हूं बोरोइंग्स को, कि अगर मैं बोरोइंग ही कर लेता तो मेरा तो फिस्कल डेफिसिट जीरो आ जाता, पर मुझे बोरोइंग्स नहीं शो करनी, तभी तो रियल फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट होगा। तो इट्स 15 माइनस 8 एक्सक्लूडिंग 7 जो बोरोइंग होगी is equivalent to fiscal deficit which is 7 crores, which is 7 crores। आई होप आपको ये पूरी चीज समझ आ गई होगी कि क्या है फिस्कल डेफिसिट और क्या नहीं है, समझ गए। अगेन फिस्कल डेफिसिट में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शन ज्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ज्यादा है तो गवर्नमेंट को वो कम करने की जरूरत है, क्योंकि उससे फ्रूटफुल आरओआई नहीं आता, फ्रूटफुल आरओआई नहीं आता, वेलफेयरिज्म की तरफ हम ज्यादा चले जाते हैं। अगर आप, जैसे मैं कह रहा हूं सब्सिडीज है जिसको हम रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं, सब्सिडीज आप बांट दो किसी चीज में, जैसे एमएसपी जो है वो सब्सिडी है, अगर आप सब्सिडीज को इंक्रीज करवा दो, इट्स नथिंग बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उससे क्या रिटर्न मिल रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा, उल्टा सरकार ज्यादा खर्चा ही कर रही है, फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है लेकिन पूरे देश को ऐसा सच कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि आप देखो ना, जब एमएसपी भी सरकार देख रही है तो एमएसपी से रिटर्न क्या मिल रहा है, आप मोनोकल्चर की प्रैक्टिस में जा रहे हो, जब मोनोकल्चर की प्रैक्टिस में जा रहे हो तो सॉइल की जो डिप्लीशन है, न्यूट्रिएंट्स सब खत्म हो रहे हैं, एनपीके का रेशियो होना चाहिए 4:2:1, वो डिप्लीट हो रहा है, मोनोकल्चर की वजह से बाकी चीजें शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में, इन्फ्लेशन राइज कर जाती है, तो ये सारी चीजें दिक्कत तो दे ही रही है। ठीक है, अब अगला टर्म क्या है, अगला टर्म है प्राइमरी डेफिसिट। क्या है भाई प्राइमरी डेफिसिट? यार देखो, जब फिस्कल डेफिसिट ज्यादा राइज करता है ना तो गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर आ जाता है, पार्लियामेंट में उनसे क्वेश्चन होता है तो उनको आंसर देना पड़ता है फाइनेंस मिनिस्टर को कि कैसे इतना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट कैसे आ रहा है, क्योंकि जब आपकी बोरोइंग ज्यादा हो जाती है, फिस्कल डेफिसिट नथिंग बट इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स, ठीक है, इक्वल इनटू टोटल बोरोइंग्स। अगर आप पीछे भी देखें ये फॉर्मूला में, फिस्कल डेफिसिट आ रहा था 7 करोड़, बोरोइंग भी थी आपकी 7 करोड़, तो क्या मैं यहां से ये डिराइव नहीं कर सकता कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स, इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स, यहां से डिराइव हो सकता है, क्योंकि 15 करोड़ मेरा खर्चा था, 8 करोड़ मेरी रिसिप्ट थी, 7 करोड़ को मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि बोरोइंग थी, अगर मैं इंक्लूड कर देता तो फिस्कल डेफिसिट जीरो कैलकुलेट होता, फिस्कल डेफिसिट को मैं जीरो कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो एट द एंड फिस्कल डेफिसिट जो आ रहा है वो बोरोइंग के इक्वल आ रहा है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब गवर्नमेंट की बोरोइंग बहुत हाई है, गवर्नमेंट की जब बोरोइंग बहुत हाई होती है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उसमें काफी नेगेटिव व्यू में उसको पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं कि यार आपका इतना बजट है, आपका इतनी इकोनॉमी अगर आप शो कर रही है तो आपने इतना लोन क्यों लिया हुआ है, आप रीपे कैसे करेंगे इस इंटरेस्ट को। तो जो कंट्री बहुत ज्यादा बोरो करती है उसका एक परसेप्शन जाता है कि वो कंट्री ग्रो ही नहीं कर रही, वो जीडीपी में वैल्यू एडिशन कुछ हो ही नहीं रहा उधर, तो ये परसेप्शन जब जाता है तो एफडीआई भी नहीं होती, एफपीआई भी नहीं आती,
ऑब्वियसली अगर कहीं किसी कंट्री में कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही तो बाहर के इन्वेस्टर्स यहां पैसा क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमें इसको कम रखना पड़ता है और पार्लियामेंट में भी काफी प्रेशर होता है। अब एक टर्म आती है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब है? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट या लिख दो एक्रूड लिख दो या लिख दो पेबल, इंटरेस्ट पेबल ऑन प्रीवियस लोन्स, ऑन प्रीवियस लोन्स। जैसे फिस्कल डेफिसिट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें काफी सारी जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट भी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट भी है, लेकिन काफी सारा इंटरेस्ट जो है वो प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के जो हमने बोरो करा था उसके ऊपर जा रहा है। उसको जब हम एलिमिनेट करते हैं करंट फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर में जब हम फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं तो जो इंटरेस्ट होता है जो प्रीवियस लोन्स पे लिया होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, उसकी वजह से निकलता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा कम कर देता है। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट के लिए थोड़ी टेंशन कम होती है या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है शॉर्ट रन, क्योंकि इंटरेस्ट इस ईयर का नहीं है, वो प्रीवियस ईयर में जो लोन लिया था उसके ऊपर, तो वो हम एलिमिनेट कर देते हैं और उसी से टर्म आता है जो इकोनॉमिक सर्वे ने यूज करा हुआ है प्राइमरी डेफिसिट। अगेन फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेबल ऑन प्रीवियस लोन्स। आई होप आपको ये टर्म्स आज समझ आ गई होंगी, टर्म्स में कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुई होगी, ठीक है। आज के फिर इतना, कल दोबारा से इस चैप्टर के और टर्म्स हैं जानेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को, ठीक है। मिलते हैं।